नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। एक बार फिर बजरी माफियाओं का आतंक दिखा है। एक बार फिर बजरी माफियाओं के निशाने पर वो टीम रही है जो कार्रवाई करने जाती है। जयपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एएसआई पर जानलेवा हमला हुआ है। फागी में बजरी माफिया ने यह हमला किया। एएसआई के सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं। बताया जा रहा है कि बजरी ले जा रहे ट्रैक्टर का पीछा कर रहे थे। करीब 30 से 40 लोगों ने हमला कर दिया। चाकसू थाने में केस दर्ज हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम जो है वो फागी थाना पुलिस के साथ हुआ है। बजरी माफियाओं के खिलाफ फागी थाना पुलिस अपने एएसआई के नेतृत्व में कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान विनोदी लालपुरा करके गांव है, वो ये जो गांव है वो चाकसू थाना क्षेत्र में आता है। वहां पर बताया जा रहा है कि फागी थाना पुलिस ने करीब 7 बाइक और एक अल्टो कार इसमें जब्त कर ली थी और एक बजरी से भरा डंपर भी जब्त किया था। लेकिन इसी दौरान ट्रैक्टर का पीछा करते हुए बताया जा रहा है कि 30-40 लोगों ने जो है वो उन पर हमला कर दिया पत्थरों से। और जो पत्थर है उसके वो एएसआई के सिर पर लगा है। और अभी फागी एसएचओ जो है वो चाकसू पहुंचे हुए हैं और वहां पर जो एफआईआर की प्रक्रिया है वो पूरी कराई जा रही। साथ ही जो घायल एएसआई है उसका मेडिकल भी जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन दौसा के बाद जयपुर में, राजधानी जयपुर में इस प्रकार की घटनाक्रम जो है वो कई सारे सवाल इस लिहाज से खड़े करता है कि बजरी माफियाओं का आतंक जो है वो प्रदेश भर में फैलता जा रहा है। जी स्वप्निल, जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जाहिर तौर पर अगर समझें तो जो ट्रैक्टर चालक था उसने आगे इन्फॉर्म किया कि भाई मेरा पीछा हो रहा है, और उसके बाद 30 से 40 लोग जुटाए गए जिन्होंने हमला किया। ऐसा ही कुछ होता है। मैं आपको बता दूं कि जब बजरी को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है तो उससे पहले 4-5 गाड़ियां जो है वो आगे होती हैं और वो आगे से आगे इन्फॉर्म जो है वो करते हुए आगे बढ़ती हैं। साथ ही ये भी देखा जाता है कि पुलिस का मूवमेंट कहाँ है और किन जगहों से, किन रास्तों से बजरी को जो है वो गंतव्य स्थल तक पहुंचाना है। तो ये पूरी एक पूरे माफिया के रूप में काम होता है। कई लोग इसमें शामिल होते हैं और लेकिन जिस प्रकार से लगातार ये हमले होते जा रहे हैं, ये बताता है कि इन बजरी माफियाओं के पीछे बहुत बड़े हाथ होंगे, तभी जाकर पुलिस पर इस प्रकार से हमले होना ये बहुत चौंकाने वाली बात है। आपको जिस प्रकार से ध्यान होगा, दौसा में किस प्रकार का 2 दिन पहले घटनाक्रम हुआ है और अब जयपुर में इस प्रकार का घटनाक्रम नहीं। लेकिन अगर इस तरह से सौरभ, अगर इस तरह से बार बार कार्रवाई करने वाली टीम को बैकफुट पर आना पड़ेगा तो उनके मोराल पर असर पड़ेगा। अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट भी करते हैं तो अगर मोराल डाउन है तो वो उस पर खरा नहीं उतर पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही। देखिए, मोराल की भी बात है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कई जगहों पर यह भी देखने को मिलता है क्योंकि बजरी माफियाओं के पीछे बड़ा संरक्षण होता है, चाहे वो बात बड़े पुलिस अधिकारियों की हो या राजनेताओं की हो, बड़ा संरक्षण होता है। इस लिहाज से कई थाना क्षेत्रों में तो कार्रवाई ही नहीं होती है, लेकिन जहां पर कार्रवाई होती है वहां पर भी इस प्रकार के वाकये जब सामने आते हैं तो बेहद बिल्कुल सही कहा कि पुलिस कर्मियों के मोराल पर बहुत बड़ा असर होता है। और यही कारण है कि इस ऐसे मामलों में पुलिसकर्मी जो है वो अंदर खाने ये चर्चा जरूर करते हैं कि जब ऊपर से ही जब सब कुछ सेट हो रहा है तो फिर हम क्यों इस मामले में पड़े। लेकिन फिर भी अगर कहीं किसी इलाके में कोई कार्रवाई होती है तब इस प्रकार के वाकये सामने आते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर है 12 से। यहां छिपा बड़ौद क्षेत्र में प्रसूता को लेने के लिए एम्बुलेंस नहीं आई। परिजन किसी तरह प्रसूता को लोडिंग वाहन में लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसे भर्ती करने में अस्पताल कर्मियों ने देरी की। इसी दौरान लोडिंग वाहन में दर्द से तड़प रही प्रसूता ने नवजात को जन्म दे दिया। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन प्रसूता 1 घंटे तक लोडिंग वाहन में ही तड़पती रही। प्रसूता ढोलम गांव की रहने वाली है, जिसे देर रात परिजन छिपा बड़ौद चिकित्सालय इलाज के लिए लाए थे। नवजात को जन्म देने के बाद 1 घंटे तक महिला लोडिंग वाहन में ही पड़ी रही, लेकिन उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। बाद में ब्लॉक सीएमओ के हस्तक्षेप के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विपिन तिवारी से। विपिन, मैं सिंसियरली जानना चाहता हूं, क्या चिकित्सालय प्रबंधन की ओर से किसी तरह का कोई जवाब दिया जा रहा है इसमें? बिल्कुल, जवाब के रूप में जो आशा थी वही जो सफाई है वो दी जा रही है सुबह से ही। जब से हमने आज बात करने की कोशिश की सीएमएचओ से यहाँ के, तो सीएमएचओ ने सीधे कहा कि जो है लापरवाही तो हुई है। जो वहाँ पे चिकित्सा अधिकारी मौजूद था हेमंत नागर, उसकी लापरवाही थी क्योंकि महिला आई थी, उस दौरान महिला जो है मजदूर वर्ग की थी, इसलिए उसके पास कोई इस तरह का कागज नहीं था या पुराना जो हेल्थ रिकॉर्ड था वो नहीं था। इसको देखते हुए जो है डॉक्टरों ने उसको भर्ती करने से मना कर दिया। डॉक्टरों को ये लगा कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि सीरियस केस हो या क्रिटिकल हो और ये गले की आफत न बन जाए कहीं ये केस। इस कारण जो है डॉक्टरों ने सिर्फ इस वजह से जो है वो भर्ती नहीं करा। वो उसका नतीजा ये देखने को मिला कि एक लोडिंग वाहन के अंदर जो है वो प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। अब जब मामला सामने आ गया है, ब्लॉक सीएमओ को इस बारे में जानकारी है, तो किसी तरह की कार्रवाई शुरू हुई है? बिल्कुल, सीएमएचओ से बात हुई इस दौरान पर, लेकिन अभी तक तो है चिकित्सा विभाग जो है बात को दबाने में लगा हुआ है कि उनसे जो है वो भूल नहीं हुई है। लेकिन ये साथ ही ये भी स्वीकार रहा है क्योंकि मरीज कहीं का भी हो, कहाँ का भी हो, लेकिन मरीज को फर्स्ट प्राइमेसी जो होनी चाहिए थी डॉक्टर की, वो जो है वो भर्ती करके इलाज की होनी चाहिए थी, न कि टालमटोल की जैसा इस केस में हुआ। सीएमएचओ, हालांकि जो जिले के सीएमएचओ है संपत नागर, वो मामले पर नजर बनाए हुए हैं और वो जो है सुबह से पूछताछ करने में लगे हुए हैं। और सुबह बात के दौरान उन्होंने कहा कि हम इसका कारण पता करेंगे, एक नोटिस जारी करने की प्रक्रिया है, लेकिन अभी तक वो नोटिस जारी नहीं हुआ है। स्वप्निल, विपिन, बड़ी अजीब बात है। देखिए, सबसे पहले तो प्रसूता को लेने के लिए एम्बुलेंस का न जाना, इनिशियल लेवल पर यह डिसीजन किसने लिया होगा? दूसरी बात यह भी है कि किसी तरीके से अगर परिवार वाले उस महिला को लेकर पहुंचे भी तो उसको एडमिट नहीं किया, और उसके बाद जब महिला को बच्चा हो गया उसके बाद भी काफी लंबे वक्त तक उसे एडमिट नहीं किया गया। ये 3 अलग अलग स्टेजेस के जवाब देने प्रशासन को। बिल्कुल, ये तो तीनों ही जो ये बातें सामने आ रही है, तीनों ही जो है वो जो पेशा है डॉक्टरी चिकित्सक का, वो कहीं ना कहीं शर्मसार उस पेशे को करने वाला हादसा है। क्योंकि पहली बार तो चलिए एम्बुलेंस मान लेते हैं, कोविड के टाइम में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है एम्बुलेंस मरीजों को लाने ले जाने और इसमें बिजी होती है, तो एकाएक लेबर पेन में मान सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि प्रसूता वहां पर खुद से पहुंच गई है। लेकिन जैसे तैसे रात के अंधेरे में अगर ऐसी हालत में अगर कोई भगवान के रूप में नजर आता है तो वो डॉक्टर आता है। और वही हुआ जो प्रसूता जब लेबर पेन हुआ, परिजन लेके दरवाजे पर एक मान लीजिए मरीज के लिए एक तरह का मंदिर है, और जब वो मंदिर के दरवाजे पर आस लगाते हुए तड़पते हुए जब चिल्ला रही है कि मेरे को भर्ती कर लीजिए, मेरा इलाज कर लीजिए, उस टाइम वहां से उसको टाला जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि नहीं हमारा। तमाम जानकारी के लिए। और भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है, कोरोना विस्फोट हुआ है जेल के अंदर। डीग जेल के 95 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जेल के जेलर भी कोरोना से संक्रमित मिले। मेडिकल टीम डीग जेल पहुंची है, कैदियों के सैंपल्स लिए गए। बता दें 3 दिन पहले 191 कैदियों की जांच हुई थी, इनमें से 95 कैदी कोरोना पॉजिटिव निकले। और यहां यह फैक्ट भी बना हुआ है कि जेल में जरूरत से ज्यादा कैदी भरे हुए हैं। 5 बैरकों में 175 बंदियों की क्षमता वाली जेल में 200 बंदी भरे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऑलरेडी ये जेल ओवरक्राउडेड है और ये भी एक बड़ी वजह है कोरोना के संक्रमण के फैलने की। 191 कैदियों के सैंपल्स लिए गए थे, जांच की गई, इनमें से 95 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रवीण शर्मा से। प्रवीण, क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो उप कारागार जेल है जो डीग की, इसकी क्षमता 200 कैदियों की है, लेकिन 177 कैदी एक ही बैरक में डाले गए थे, जिसे लेकर ये कोरोना फैला है। और आपको बता दें कि अन्य प्रदेशों से आए हुए कैदियों के कारण ये कोरोना फैला है, जिनकी जेल में डालने से पहले जांच नहीं कराई गई थी, उसी को लेकर ये सारा विस्फोट हुआ है। और उसी के चलते ही जेलर भी इसकी चपेट में आ गया और वो भी संक्रमित हो चुका है, जिसका पता चलते ही मेडिकल टीमें मौके पर पहुंची और उनकी जांच कराई गई है। जितने बाकी कैदी हैं और पुलिसकर्मी हैं, अब सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है उन पुलिसकर्मियों की, उन प्रहरियों को, कि अब आगे उनका भी शायद पॉजिटिव मामला निकला तो उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस विस्फोट से
सबसे ज्यादा जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो है मेडिकल टीमें। मेडिकल टीमें कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि एक ही बार में 95 कैदी कैसे पॉजिटिव आ गए हैं। वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि अन्य प्रदेशों से जो आए थे कैदी, उनकी जांच न करवाने की लापरवाही के चलते ये सारा मामला बना है और अब इसकी रोकथाम के लिए मेडिकल टीमों का सहारा लिया जाएगा। जी क्या क्वारंटीन किए जा रहे हैं वो तमाम लोग? जो 95 कैदी के संपर्क में तो लगभग सभी आए होंगे, अब इनके क्वारंटीन होने की क्या व्यवस्था रहेगी? जी मैं आपको बता दूं कि क्वारंटीन के लिए इनको जिला कारागार जो है वहां भेजा जाएगा, नहीं तो आरबीएम जो हॉस्पिटल है भरतपुर का, वहां इनको शिफ्ट किया जाएगा और अन्यथा उनको अलग से एक धर्मशाला या कोई वैसे डिस्पेंसरी वगैरह में वहां आ जाएगा, जिसके चलते अन्य कैदियों को इसकी खामियों का नहीं करना पड़े और व्यवस्थाएं चल रही हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर, हनुमानगढ़ से नशे पर नकेल कसी जा रही है। एक कार से 30 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। साथ ही एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। जंक्शन पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की। एक कार से 30 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ है और एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। ये कहां से 30 किलो डोडा पोस्ट लाया था, कहां ले जा रहा था, ये तमाम बातें पूछताछ में शामिल हैं। बारां में एक शख्स के रेस्क्यू की तस्वीरें आई हैं। पानी में डूब रहे शख्स को बचा लिया गया, लेकिन उसकी पत्नी की पानी में डूबने से मौत हो गई। पति और पत्नी छिपा बड़ौद क्षेत्र में परवन नदी में पुलिया पार कर रहे थे। इसी दौरान महिला का पैर फिसला, वो नदी में डूबने लगी। इससे पहले कि उसे बचाया जाता उसकी मौत हो गई। हालांकि काफी मशक्कत के बाद पति को बचा लिया गया। पुलिस ने जेसीबी की मदद से महिला के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम करवाया। और दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ पानी में डूब रहे पति को रेस्क्यू किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी जिसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। कई जगह यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्या होगा? क्या कृषि मंडियां बंद हो जाएगी? क्या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा। बल्कि ये हमारी ही एनडीए सरकार है जिसने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। कृषि मंडियों के कार्यालयों को ठीक करने के लिए, वहां का कंप्यूटराइजेशन कराने के लिए पिछले 5-6 साल में से देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसलिए जो ये कहता है कि नए कृषि सुधारों के बाद कृषि मंडियां समाप्त हो जाएगी, तो वो किसानों से सरासर झूठ बोल रहा है। साथियों, बहुत पुरानी कहावत है कि संगठन में शक्ति होती है। कृषि सुधार से जुड़ा दूसरा कानून इसी से प्रेरित है। आज हमारे यहां 85% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जो बहुत थोड़ी सी जमीन उनके पास है। किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 1 हेक्टर, किसी के पास 2 हेक्टर। सब छोटे किसान हैं। छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करता है। इस वजह से इनका खर्च भी बढ़ जाता है और उन्हें अपनी थोड़ी सी उपज बेचने पर सही कीमत भी नहीं मिलती है।
लेकिन जब किसी क्षेत्र के ऐसे किसान अगर एक संगठन बनाकर यही काम करते हैं तो उनका खर्च भी कम होता है और सही कीमत भी सुनिश्चित होती है। बाहर से आए खरीदार इन संगठनों से बाकायदा समझौता करके सीधे उनकी उपज खरीद सकते हैं। ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा के लिए ही दूसरा कानून बनाया गया है। एक ऐसा अनोखा कानून है जहां किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। किसान के खेत की सुरक्षा, उसकी जमीन की मालिकी की सुरक्षा, किसान को अच्छे बीज, किसान को अच्छी खाद, सभी की जिम्मेदारी जो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस खरीदार की होगी। किसान से जो समझौता करेगा उस समझौता करने वाले की होगी। साथियों, और एक इंफॉर्मेशन है, कोरोना काल में धरती के भगवान व्यवस्था से परेशान क्यों हैं? देखिए दोपहर 2:26 पर। धरती के भगवान व्यवस्था से परेशान, महामारी से जंग हथेली पर है जान। देखिए भगवान भरोसे किसके, दोपहर 2:25 पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोरोना से आपको और हमको लड़ना है, सरकार का सहयोग करना है, नियमों का पूरा पालन करना है। जिन इलाकों में धारा 144 लागू की गई है वहां से 5 को इकट्ठा नहीं होना है। यही संदेश पुलिस और प्रशासन लोगों को रैली के जरिए दे रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां धारा 144 लागू की गई है। इधर बीकानेर में धारा 144 लागू है, जिसकी पालना को लेकर फ्लैग मार्च किया गया। शुरुआत कलेक्ट्रेट से हुई। बाइक पर सवार पुलिस जवानों के साथ अधिकारियों ने शहर भर में मार्च किया और लोगों से धारा 144 की पालना की अपील की। इधर अजमेर में कोरोना जागरूकता को लेकर फ्लैग मार्च हुआ। पुलिस ने लोगों से महामारी से बचने का संदेश दिया। पटेल मैदान से शुरू हुए फ्लैग मार्च को जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कहा कि शहर में धारा 144 लागू की गई है, इसलिए 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना है। नए डायरेक्शन जारी किए हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में अजमेर में भी वो लागू कर दिए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में नगर निगम अजमेर की पेरिफेरी के अंदर 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पे पाबंदी रहेगी। ये कुछ जगहों पे इस पे ये लागू नहीं होगा, जैसे जिसमें छूट मिली हुई ऑलरेडी हॉस्पिटल्स, बस स्टेशन, ये गवर्नमेंट ऑफिसेज, इन जगहों पे लागू नहीं होगा। उसके अतिरिक्त सभी जगह पे 5 से अधिक लोगों पे पाबंदी है। उधर जोधपुर में भी पुलिस ने रैली निकाली और लोगों को जागरूक किया। पुलिस वालों ने हाथों में तख्ती थामी, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सेफ्टी संदेश दिया। इसके साथ ही जगह जगह सेफ्टी पोस्टर भी लगाए। प्रशासन जोधपुर लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बेहद गंभीर है और चिंतित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर भी लगातार इसका रिव्यू किया जा रहा है। जैसा कि आपको जानकारी आई है, 11 जिला मुख्यालयों के ऊपर धारा 144 कल से लागू कर दी गई है, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी गैर जरूरी जगह के ऊपर एक साथ मिलते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करते हैं कृषि बिल पर मचे बवाल की। बिल के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोला। प्रदेश भर में कांग्रेस की ओर से कई जगहों पर धरना प्रदर्शन हुआ। कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपे गए। आपके टीवी स्क्रीन पर हल्ला बोल की 6 तस्वीरें हैं। पहली जयपुर की, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ज्ञापन सौंपा। दूसरी कोटा की, यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। तीसरी तस्वीर है उदयपुर की। धारा 144 की वजह से
5 कांग्रेसी नेताओं ने ही ज्ञापन सौंपा। इधर भरतपुर में कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोला और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। बूंदी और अजमेर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और बिल के विरोध में ज्ञापन सौंपा। जयपुर में कृषि बिल के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र पर हमला बोला और बिल को किसानों के खिलाफ षड्यंत्र करार दिया। जो तीनों कानून हैं जो केंद्र की सरकार लेकर के आई है वो किसान विरोधी कानून है। किसान को किसान नहीं रहने दिया जाएगा, मजदूर बना दिया जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के किसान की जमीन के ऊपर, उनकी उपज के ऊपर कब्जा कर लेंगी। जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा और जिस प्रकार से नोटबंदी और जीएसटी से लोग तंग आ चुके, अब ये काले कानून ला करके किसान को उसकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार की मंशा क्या रही किसान के संदर्भ में, एमएसपी के संदर्भ में? नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री भले कोई भी किसान, कोई भी व्यवस्था ये सोच भी सकती है कि किसानों को एमएसपी के ऊपर मिलने वाला बोनस कोई केंद्र सरकार अपने आदेशों से प्रतिबंधित करे कि नहीं, वो नहीं लग सकता। वो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दफे प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया। आज जो फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं कि किसान कहीं भी जाकर अपनी उपज बेच सकता है, तो किसान को किसने मना किया है? आज कोई भी इसी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। अन्नदाता किसान के ऊपर हमला हुआ है और इससे पहले रेल का निजीकरण हो गया, बीएसएनएल का भट्टा बैठा दिया, एयरपोर्ट निजी हाथों में दे दिए, तानाशाही और जुल्म की इंतहा हो गई। और मैं आज कह रहा हूं, जब जब अन्नदाता किसान पर जिस सरकार ने हमला किया है उस सरकार को जाना पड़ा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है। कोरोना संकट के समय में ऐसा बिल लाना, इससे साफ हो गया है कोरोना से जो मौत हो रही है उन मौतों से मोदी सरकार को, बीजेपी को, केंद्र की सरकार को कोई मतलब नहीं है। और कृषि बिल का कृषि व्यापारी भी विरोध कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलवर, श्रीगंगानगर, दौसा और बीकानेर की, जहां व्यापारियों ने मंडी बंद रख विरोध जताया और केंद्र सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। किसान, मजदूर, व्यापारी एकता जिंदाबाद। तीनों ही खत्म होने जा रहे हैं। किसान, मजदूर, व्यापारी एकता जिंदाबाद। तीनों ही खत्म होने जा रहे हैं। खुदूर को छोड़ दिया गया है। श्रीगंगानगर में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। कृषि बिल के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर किसानों का जुटना शुरू हो चुका है। किसान, मजदूर और व्यापारी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कृषि बिल है उसके विरोध में किसान, मजदूर और व्यापारी वर्ग ने पड़ाव डाला हुआ है। पड़ाव डालने की घोषणा पहले ही हो गई थी। इस पड़ाव में शामिल होने के लिए किसान, व्यापारी और मजदूर जुटना शुरू हो गए हैं। खुदूर को छोड़ दिया गया है। उसका मौके की नजाकत को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं वहां पर पूरी की गई हैं, खासकर सुरक्षा व्यवस्था। खेती होने लगी, 200 किलोमीटर से किसान अपनी फसल वहां लेके आने लगा। पड़ाव ढलने के बाद एक सभा होगी, जिसके बाद आगे के प्रदर्शन का जो कार्यक्रम, जो रूपरेखा बनाई है उसके हिसाब से एक जुलूस के रूप में ये कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और वहां प्रदर्शन करेंगे। तो श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसान आक्रोशित हैं बिल के खिलाफ। देश में कई जगहों से किसानों के आक्रोशित होने की खबरें मिल रही हैं, किसानों के प्रदर्शन की खबरें मिल रही हैं। श्रीगंगानगर में भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और एक पड़ाव डालकर सभा करेंगे। वहां पर किसानों का जुटना शुरू हो चुका है। मजदूर और व्यापारी संगठन भी इन्हें समर्थन दे रहे हैं, वो भी पड़ाव स्थल पर जुट रहे हैं। और जरूरी इंफॉर्मेशन, कोरोना काल में धरती के भगवान व्यवस्था से परेशान क्यों हैं, जरूर देखिए दोपहर 2:26 पर।
धरती के भगवान व्यवस्था से परेशान। महामारी से जंग, हथेली पर है जान। देखिए भगवान भरोसे किसके, दोपहर 2:25 पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर। वक्त एक ब्रेक के बाद देखिए 13 साल से नियुक्ति के इंतजार की कहानी।